हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मेवाड़ रियासत पढ़ रहे थे विद्यार्थी, और मेवाड़ रियासत में हम आज अगले शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था, और कुंभा की हत्या किस प्रकार से उनके पुत्र उदा ने की थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी विद्यार्थियों। आज हम उस क्लास से आगे बढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है हमारी, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली क्लासों को देखें विद्यार्थियों, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासों में आज ज्यादा समझ में आए और ज्यादा आनंद आए। चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं मेवाड़ रियासत की अगली क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा रायमल के बारे में। महाराणा रायमल जो कुंभा के पुत्र थे। कुंभा का एक पुत्र था उदा, जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, और मेवाड़ की जनता ने उनको शासन नहीं करने दिया। बाद में फिर रायमल आते हैं, और रायमल के साथ मिलकर जनता ने उदा को हटा दिया वहां से। बाद में उदा की बिजली गिरने से आकस्मिक क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है विद्यार्थियों। तो जैसी करनी वैसी भरनी विद्यार्थियों। पिता की हत्या करेंगे तो उसी प्रकार से उनको नतीजा मिला उस हिसाब से। तो अगला अब हम राजा जो बना था वो बना था रायमल। तो रायमल के बारे में आज हमें विद्यार्थियों पढ़ना है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। रायमल, राणा रायमल या महाराणा रायमल के बारे में हम बात करें विद्यार्थियों। सबसे पहला तो इनका शासनकाल, कि कब से कब तक महाराणा रायमल ने शासन किया। तो 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक, 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक एक लंबा शासनकाल रहा था रायमल का। देखिए, हम किसी राजा के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या रही, इसके अलावा उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या रही, उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। और रायमल के बारे में अगर हम देखें तो राजनीतिक उपलब्धियां इतनी कोई खास नहीं है। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें, निर्माण कार्य की बात करें, तो उस पर हम जरूर चर्चा कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो निर्माण कार्य जरूर है इनके, उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो विद्यार्थियों, निर्माण कार्य, पहला निर्माण कार्य जो है विद्यार्थियों वो है एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी के मंदिर का आधुनिक स्वरूप का निर्माण करवाया विद्यार्थियों। हमने पढ़ा था एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, और आधुनिक स्वरूप जो दिया था विद्यार्थियों वो दिया था किसने, रायमल ने। और ये जो एकलिंग जी का मंदिर है ये है कहां पर विद्यार्थियों, तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कैलाशपुरी उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में जो एकलिंग जी का मंदिर है उसको वर्तमान स्वरूप जो दिया था वो किसने दिया था, रायमल ने दिया था। हमने पढ़ा था कि बाहर का परकोटा मुक्कल ने तैयार किया था, और आधुनिक स्वरूप देने वाला कौन विद्यार्थियों, तो वो कौन हो जाएगा, अपना रायमल हो जाएगा विद्यार्थियों। तो पहला काम तो इन्होंने ये किया था विद्यार्थियों। चलिए दूसरे काम की ओर बढ़ते हैं कि और उन्होंने क्या निर्माण कार्य करवाया। इन्होंने सिंचाई के लिए तो तालाब बनवाए थे, जिनमें एक का नाम था राम और एक का नाम था शंकर। राम और शंकर दोनों जो है चित्तौड़ में है, और दोनों तालाबों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। राम और शंकर नाम के दो तालाबों का निर्माण किसने करवाया विद्यार्थियों, रायमल ने करवाया। इसके बाद विद्यार्थियों अगला जो निर्माण कार्य है वो है चित्तौड़ में अद्भुत जी का मंदिर बनवाया। अद्भुत जी का मंदिर अलग सी ही मूर्ति है, विचित्र सी मूर्ति है, इसलिए उसको अद्भुत कहने लगे। अद्भुत मूर्ति है इसलिए अद्भुत जी का मंदिर कहने लगे। वैसे वास्तविक तौर पे ये शिव मंदिर है, शिव मंदिर है। और अपने तो गांव के लोगों को इतना ज्यादा ये कहूं कि मैं अद्भुत अद्भुत बोलना नहीं जाता, तो उन्होंने अद्भुत अद्भुत बोलना स्टार्ट कर दिया। ये जो मंदिर है अद्भुत जी का मंदिर, इसको अद्भुत जी का मंदिर भी बोलते हैं। कहां पे विद्यार्थियों, चित्तौड़ में। अद्भुत जी का मंदिर है, अद्भुत जी का मंदिर चित्तौड़ में है। राजस्थान में अन्य दो मंदिर और हैं जिनको अद्भुत जी का मंदिर कहा जाता है, अद्भुत जी का मंदिर कहा जाता है। कौन कौन से विद्यार्थियों, एक तो शांतिनाथ जैन मंदिर है जो अपना कहां पे, नागदा में, शांतिनाथ जैन मंदिर। और एक हमने पढ़ा था कि जो समिधेश्वर मंदिर था मुगल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, मुगल मंदिर के नाम से जाना जाता है चित्तौड़ में। एक समिधेश्वर मंदिर हो जाएगा। तो एक तो शांतिनाथ जैन मंदिर और एक समिधेश्वर मंदिर, ये दोनों जो मंदिर है इनको भी अद्भुत जी का मंदिर कहा जाता है विद्यार्थियों। तो मूल अद्भुत जी का मंदिर कहां पे विद्यार्थियों, चित्तौड़ में। निर्माण किसने करवाया था, रायमल ने। और अन्य दो मंदिर और कौन कौन से जिनको अद्भुत जी का मंदिर कहा जाता है, शांतिनाथ जैन मंदिर और समिधेश्वर जैन मंदिर। तो ये विद्यार्थियों रायमल के द्वारा जो प्रमुख निर्माण कार्य किए गए थे वो उनके बारे में चर्चा। अब एक निर्माण कार्य और है जो रायमल ने तो नहीं किया, लेकिन रायमल की रानी श्रृंगार देवी या श्रृंगार कंवर ने किया था। और उसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि श्रृंगार कंवर कौन थी, जोधा की पुत्री। आवल बावल की संधि हमने पढ़ी थी 1453 में। उसके तहत
श्रृंगार कंवर का विवाह किसके साथ किया था विद्यार्थियों? रायमल के साथ किया था। और उसी श्रृंगार कंवर ने चित्तौड़ में घुसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, चित्तौड़ में जो घुसुंडी बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? श्रृंगार कंवर ने। श्रृंगार कंवर कौन? रायमल की रानी। और इस बात का हमें प्रमाण कहां से मिलता है विद्यार्थियों? तो प्रमाण मिलता है घुसुंडी अभिलेख से। चित्तौड़ का एक अभिलेख है घुसुंडी अभिलेख, ये वही अभिलेख है। घुसुंडी अभिलेख से हमें वैष्णव धर्म के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि घुसुंडी अभिलेख से हमें घुसुंडी बावड़ी की जानकारी मिलती है कि इसमें निर्माण किसने करवाया है इसका? रायमल की रानी श्रृंगार कंवर ने इसका निर्माण करवाया। तो इनकी जानकारी देने वाला कौन है? घुसुंडी अभिलेख। तो ये तो थे विद्यार्थियों रायमल से संबंधित कुछ प्रमुख निर्माण कार्य कि रायमल ने क्या क्या निर्माण कार्य। अब आगे जो है वो रायमल के पुत्रों से संबंधित है विद्यार्थियों। आगे देखिए, रायमल में जो प्रमुख फैक्ट थे वो हमने देखे विद्यार्थियों। निर्माण कार्य में एकलिंग जी का आधुनिक स्वरूप दिया, कैलाशपुरी उदयपुर में 2 तालाब बनवाए, राम और शंकर नाम के, अद्वैत जी को मंदिर बनवाया, शिव मंदिर है मूलतः चित्तौड़ में, 2 अन्य मंदिर भी है, शांतिनाथ और समेतेश्वर। रायमल की रानी श्रृंगार देवी ने घुसुंडी बावड़ी का निर्माण कराया, जिसका प्रमाण हमें घुसुंडी अभिलेख से मिलता है। तो ये प्रमुख बातें हैं। अब इनके पुत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। एक पुत्री थी रायमल की, मैं उस पर चर्चा कर लूं कि रायमल की एक पुत्री थी प्रमुख जो आगे आने वाले इतिहास से जुड़ी हुई है। उनका नाम था आनंदीबाई। और इनका विवाह किया था सिरोही का एक शासक था जगमाल देवड़ा, सिरोही का शासक जगमाल देवड़ा के साथ। तो ध्यान रखना आगे काम आने वाली है। आनंदीबाई का विवाह हुआ था सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा के साथ। तो एक तो हम पुत्री जो है उसके बारे में चर्चा की हमने कि आनंदीबाई का विवाह किसके साथ किया विद्यार्थियों? जगमाल देवड़ा के साथ। जगमाल देवड़ा कौन? सिरोही का शासक। तो सिरोही के शासक के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था रायमल ने। अब कुछ प्रमुख पुत्रों की बात कर लेते हैं और पुत्रों में आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, रायमल के पुत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पुत्री हमने देखी, पुत्री का नाम था आनंदीबाई, विवाह किसके साथ हुआ? जगमाल देवड़ा के साथ, सिरोही का शासक। पुत्रों की बात करें विद्यार्थियों तो पुत्रों में एक पुत्र तो था इनका पृथ्वीराज सिसोदिया। एक हम बात करेंगे जयमल की विद्यार्थी, और एक बात करेंगे हम संग्राम सिंह की। पुत्री के बारे में तो हमने देख ही लिया कि आनंदीबाई इनकी पुत्री का नाम था। मैं बात करूं पहले पुत्र की विद्यार्थियों। पहला जो इनका पुत्र था उनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया का एक बैक नाम और है, ये प्रसिद्ध जो है वो उड़ना राजकुमार के नाम से है विद्यार्थियों। उड़ना राजकुमार कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। उड़ना राजकुमार क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये क्या करते थे, ये तेज गति का धावक था। मतलब अपने घोड़े को इस प्रकार से दौड़ाता था युद्ध भूमि में, या ये कहें कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समय अत्यंत कम लेता था। जैसे युद्ध हो रहा है, आज यहाँ पे है, कल वहाँ चला गया, परसों वहाँ चला गया, इतनी जल्दी जाता था कि लोगों को लगता है ये बहुत तेज गति से दौड़ता है। तो इसीलिए इनको उड़ना राजकुमार के संज्ञा दे दी, फ्लाइंग प्रिंसेस इनको कहा जाता है। तो उड़ना राजकुमार कौन हो जाएंगे? अपने पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरे पुत्र थे जयमल और तीसरे पुत्र थे संग्राम सिंह। छोटे थे जब, तो इनको क्या है राजा बनने की बड़ी जिज्ञासा थी, राजा को जानने की जिज्ञासा थी कि अगला राजा कौन बनेगा, पिताजी के बाद अगला राजा कौन बनेगा। तो तीनों में ज्यादा प्रमुख था, तीनों में यह था कि कौन राजा बनेगा अगला। तो ये क्या करते हैं, अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपना भविष्य दिखवाते हैं। तो उनमें क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र में संग्राम सिंह का राजयोग बलिष्ठ बताया गया। बड़ा पुत्र पृथ्वीराज था, तो इसको इस बात से बुरा लगा कि उसको लगा कि ज्योतिष वगैरह कुछ नहीं है, ये सब बेकार मामला है, और ये कहने लगा कि अगर संग्राम सिंह ही राजा बन रहा है तो मैं इसको अभी मार देता हूं। वहां पर उसका एक चाचा, ये कहूं कि मैं रायमल का भाई और इनका सबका चाचा था, सारंगदेव पृथ्वीराज से कहता है कि तू क्यों इससे बहस कर रहा है, ये कुछ नहीं है, मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जो अच्छा भविष्य देखती है, और हम उसके पास चलते हैं और वहां जाके हम अपना भविष्य, आपका जो तीनों का भविष्य है कि अगला राजा कौन बनेगा, उसको दिखवाते हैं। तो ये इनके जो भाई थे रायमल के भाई जो थे सारंगदेव, वो इन तीनों पुत्रों को लेकर भीमल गांव चले जाते हैं। चित्तौड़ में ही एक गांव है भीमल गांव, और वहां पर एक चारिनी रहती थी जो भविष्य देखती थी, भविष्य देखने का काम करती थी।
रायमल का जो भाई था सारंगदेव तीनों को लेकर वहां चला जाता है और वहां जाके उस चारनी से उनके भविष्य की बात करता है कि इनका भविष्य देखिए कि अगला राजा कौन बनने वाला है। चारनी ने कहा कि क्या करोगे जानकर, जो बनेगा वो बन जाएगा, आप सबको, आप तीनों भाई तो हो, कोई सा बनना है जो बन जाएगा, क्या करेंगे जानकर। पृथ्वीराज सिसोदिया कहने लग रहा है कि ज्यादा मत बोल, तू जितना कहा है उतना कर। तलवार निकाली और उसको कहा कि अभी मार दूंगा, तो जल्दी बता नहीं भविष्य कौन बनेगा। ये सब उसने कहा कि चारनी को फिर लगा कि फिर उसने चारनी ने कहा कि तू तो नहीं बनेगा। इतना जब बोला पृथ्वीराज को लगा कि भाई मैं नहीं बनूंगा तो फिर कौन बनेगा, पता तो चले। चलो ठीक है मैं नहीं बनूंगा। पृथ्वीराज ने बोल दिया तू ये बता कि इन जमूरों में से कौन बनेगा, दोनों में से। अब चारनी ने कहा कि अगला राजा वही बनेगा जो तुम पहले पूछ के आए थे, पहले आपने जो देखा था वही बनेगा, और उसका नाम है संग्राम सिंह। रायमल के बाद में अगला राजा जो बनने वाला है वह है संग्राम सिंह। जैसे ये बात बोली, तलवार चारनी से हटाकर पृथ्वीराज सिसोदिया ने सीधे वार किया किस पर, संग्राम सिंह पर। और संग्राम सिंह जैसे वार किया संग्राम सिंह पर, वो तलवार जो थी वो संग्राम सिंह के आंख पे लगी, यानी उससे आंख फूट गई संग्राम सिंह की। ऐसा कहते हैं कि संग्राम सिंह की एक आंख फूट गई, आंख फोड़ दी। आंख फोड़ने वाला कौन विद्यार्थी हो, पृथ्वीराज सिसोदिया और राजकुमार। तो तलवार से आंख फोड़ दी। संग्राम सिंह अपने प्राण बचाकर वहां से भाग जाता है और भागकर आता है और एक गांव है सेवत्री गांव। सेवत्री गांव है, वहां पे एक व्यक्ति है बीदा जैतमलोत राठौड़, इसकी शरण में आ जाता है और सेवत्री गांव का एक मंदिर है रूपनारायण जी का मंदिर, वहां आकर छुप जाता है। वहां आके छुप जाता है और किसकी शरण में आ गया, बीदा जैतमलोत राठौड़ की शरण में आ गया। और बीदा जैतमलोत राठौड़ वहीं था, उसने संग्राम सिंह को मंदिर में छुपा दिया। उधर वहां से पीछा करते हुए जयमल और पृथ्वीराज आते हैं और जयमल यहां पहुंच जाता है। जयमल सेवत्री गांव के उसी मंदिर में पहुंच जाता है और वो उस बीदा राठौड़ से पूछता है कि बता सांगा कहाँ है, वो सॉरी संग्राम सिंह कहाँ है। चूंकि इसी का नाम सांगा है तो सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अभी हम चर्चा करेंगे उस बात पे भी विद्यार्थियों। तो संग्राम सिंह की मैं बात कर रहा हूं अभी। तो संग्राम सिंह यानी वही सांगा संग्राम सिंह एक ही बात है। संग्राम सिंह जो था उस मंदिर में छुपा हुआ था। तो उधर क्या करते हैं, बीदा से पूछता है कि बीदा बता कहाँ है। बीदा ने कहा यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई संग्राम सिंह वगैरह नहीं आया। लेकिन बातों से लगा कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो ये क्या करता है, फिर उससे तलवार निकाल के पूछता है कि तू बता रहा है या नहीं बता रहा, नहीं बताएगा तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। विद्यार्थियों ऐसा बार बार इसको कहने लग गया। अब क्या करे बेचारा, बताना पड़ेगा, नहीं बताएगा तो मारेगा। फिर ये क्या करता है, इसको कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, तू चाहे जो कर ले, मैं नहीं बताने वाला, और है भी तो भी नहीं बताऊं मैं तुझे। तो इधर जयमल को ये बात बुरी लगी और जयमल तलवार से वार करता है, इससे और दोनों के मध्य में युद्ध होता है। युद्ध में ये मारा जाता है। तो किस व्यक्ति ने संग्राम सिंह की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दे दिए, बीदा जैतमलोत राठौड़ ने। तो ध्यान रखना कि इसने रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। यहां बीदा जैतमलोत राठौड़ मारा जाता है। उधर मंदिर से जो है संग्राम सिंह भाग जाता है और भागकर अब की बार चला जाता है श्रीनगर। श्रीनगर एक जगह है, श्रीनगर आप दूसरा श्रीनगर मत समझना, एक श्रीनगर भारत के जम्मू कश्मीर में भी है। श्रीनगर जो है अजमेर में है। अजमेर में श्रीनगर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था करमचंद्र पवार। और अब संग्राम सिंह कहाँ जाते हैं विद्यार्थियों, करमचंद पवार के यहाँ जाते हैं। और करमचंद पवार को तो सांगा का आश्रयदाता कहा जाता है, सांगा का आश्रयदाता। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में विद्यार्थियों हम करमचंद पवार के, जब सांगा के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो ये करमचंद पवार के यहाँ आ जाता है और करमचंद पवार के यहाँ ही रहने लगता है। तो सांगा को शरण देने वाला कौन, करमचंद पवार। सांगा वो ये संग्राम सिंह विद्यार्थियों, संग्राम सिंह को ही सांगा कहते हैं, सांगा को ही संग्राम सिंह कहते हैं। संग्राम सिंह जब राजा बने तो इतिहास में सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए, महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए, संग्राम सिंह सांगा के नाम से प्रसिद्ध। ध्यान रखने वाली बात है विद्यार्थियों। अब करमचंद पवार के यहाँ पे वो रहते हैं। तो इधर ये कंसेप्ट इधर था कि एक आंख फोड़ दी और वो उधर जाके अजमेर में रहने
लग गया। तो ये तो थी संग्राम सिंह वाली बात विद्यार्थियों। अब मैं बात करता हूं जयमल से संबंधित। जयमल ने इधर बिधर रतमल और राठौड़ को मार दिया। आगे एक जगह पड़ती है विद्यार्थियों टोडा, और टोडा है टोंक में, और टोंक का शासक था विद्यार्थियों में बात करूं सुल्तान सोलंकी। टोंक का शासक था विद्यार्थियों कौन? सुल्तान सोलंकी। सुल्तान सोलंकी पुत्री थी तारा। ये दोनों टोंक में रहते थे, लेकिन टोंक पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था लल्ला खां पठान। लल्ला खां पठान ने आक्रमण किया इस पर और इनको पराजित कर दिया और टोंक पर कब्जा कर लिया। अब टोंक पे कब्जा किसका हो गया विद्यार्थियों? लल्ला खां पठान का। मैं बात कर रहा हूं कि टोंक का शासक था सुल्तान सोलंकी। सुल्तान सोलंकी पर आक्रमण करता है लल्ला खां पठान। लल्ला खां पठान इसको पराजित कर देता है, टोंक पर अधिकार कर लिया। अब ये टोंक पे अधिकार कर लिया। इधर सुल्तान सोलंकी अपनी पुत्री को लेकर यहां से निकल जाता है और मेवाड़ के राजा रायमल की शरण में चला जाता है। मेवाड़ के शासक रायमल की शरण में चला गया सुल्तान सोलंकी और तारा, और वहां पे जाके रहने लगा। मैं बात करें तारा की, तारा अत्यंत सुंदर थी। तारा अत्यंत सुंदर थी। इधर जयमल जो है तारा को देखकर तारा से विवाह करने की बात करने लग जाता है। तारा को देखकर मन ही मन उससे प्रेम करने लग जाता है और कहता है कि मुझे तारा से विवाह करना है। तारा से जाके मिलता है और तारा से कहता है कि मुझे विवाह करना है तेरे से। जैसे विवाह करने की बात करता है, तारा कहती है कि नहीं, मेरे इसके लिए तो आपको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। मेरे पिता के पास जाओ और उससे बात करो। जयमल जाता है। जयमल कहता है सुल्तान सोलंकी से, कहता है कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। सुल्तान सोलंकी कहता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति के साथ करूंगा जो मुझे टोडा जीत के देगा। जो मुझे टोडा जीत के देगा मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो ये शर्त रख दी विद्यार्थियों किसने? सुल्तान सोलंकी ने जयमल के साथ। इधर जयमल फिर फोर्स करता है सुल्तान सोलंकी, अरे टेंशन क्यों ले रहा है, मेरे पापा के पास इतनी सारी फौज है, टोडा तो मैं तुझे जीत के ही दे दूंगा, पहले मुझे पक्का तो कर दे कि तू विवाह करेगा। तो सुल्तान सोलंकी उसकी बातों में आ जाता है और तारा के साथ सगाई कर देता है। अब विद्यार्थियों सगाई हो चुकी है तारा के साथ, और इधर कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए, समय निकलता गया और आक्रमण की जब बारी आती है तो जयमल कहता है कि करेंगे करेंगे, ऐसे करके टालता रहता है। उधर एक दिन जयमल क्या है कि शाम को बैठा हुआ था, पैक लगा रखे थे, फुल मूड में था, दोस्त वगैरह भी साथ में थे, और दोस्तों ने ऐसे ही चढ़ाने के अंदाज में उसको बोल दिया कि तारा से बात होती है कि नहीं, भाभी जी से बात होती है कि नहीं। उसने कहा बात वगैरह तो नहीं होती। क्यों बात क्यों नहीं होती? मैसेज वगैरह होते कि नहीं व्हाट्सएप पे? मैसेज भी नहीं होते। तू क्या कर रहा है? तो तेरी शादी होने वाली है तारा के साथ, उसके साथ, और तू ना बात करता है ना मैसेज करता है, क्या कर रहा है तू? बोल कि ये क्या करूं? और वो इसको इस तरह से बढ़ दिया कि अभी जा, अभी बात कर, तू तेरी सगाई हो रखी है, तेरी सगाई आधी शादी मानी जाती है, तू बात क्यों नहीं कर रहा है? ये बात जयमल जोश में आ गया और जाता है, जोश में आके वहाँ जाता है और वहाँ गया इधर सोलंकियों के उधर खेमे में, वहाँ जाता है और वहाँ जाके कहता है कि मुझे तारा से मिलना है। वहाँ जो खड़े हुए थे उन्होंने मना किया, ऐसे कैसे मिल सकता है तो तारा से? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तारा से मिलना है। उधर सुल्तान सोलंकी आता है, वो कहता है कि मुझे तारा से मिलना है। वहाँ अभी तो तू तारा से नहीं मिल सकता, अभी तो तू केवल आसमान के तारे देख बस। जयमल कहता है कि मेरे पिता के राज में रहकर, यहीं रहकर मुझसे इस तरह से पेश आ रहे हो, आप निकलवा दूंगा यहाँ से। ये बात सुल्तान को बहुत बुरी लगती है, लेकिन जयमल से कुछ ज़्यादा कह नहीं पाता क्योंकि उसके राज में था। लेकिन जयमल बार बार फोर्स करता है तारा से मिलना है, तारा से मिलना है, उधर अंदर जाने को प्रवेश करता है। इस बात पे दोनों में ज़्यादा बहस हो जाती है और सुल्तान जो है तलवारें निकल आती है और सुल्तान इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तो सुल्तान ने जयमल को मार दिया। विद्यार्थी ध्यान रखना, जयमल की हत्या किसने कर दी? सुल्तान सोलंकी ने कर दी। इधर इस बात का पता जब रायमल को लगता है कि ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुआ था और ये जयमल मेरा बेटा मारा गया, तो उसको लगा कि ठीक है, बेवड़ा बेटा था, जैसा करेगा वैसा भरेगा, करना ही नहीं चाहिए था उसको इतनी ज़बरदस्ती। जब इस तरह से ये मामला यहाँ पे शांत हो जाता है। लेकिन अब ये बात, सगाई तो हो ही रखी थी, अब क्या करते हैं, सगाई को जो है पुनः पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ कर दी जाती है विद्यार्थियों। अब जो है सगाई किसके साथ हो गई विद्यार्थियों?
पहले सगाई किसके साथ थी? जयमल के साथ। अब सगाई किसके साथ हो गई? पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ। और पृथ्वीराज सिसोदिया क्या करता है विद्यार्थियों? पृथ्वीराज सिसोदिया जाता है और टोडा पे आक्रमण करता है, टोडा को जीतता है, टोडा जीतकर सुल्तान सोलंकी को देता है और उसके बाद तारा का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है विद्यार्थियों? पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ कर दिया जाता है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने टोडा जीता, टोडा जीतकर सुल्तान सोलंकी को दिया और उसके बाद में उनकी सुल्तान सोलंकी की पुत्री तारा के साथ क्या किया विद्यार्थियों? विवाह किया। अब तारा के साथ विवाह किसका हो गया? पृथ्वीराज सिसोदिया का। तो इस तरह से यहां तक हमने देखा विद्यार्थियों कि तारा का विवाह पृथ्वीराज सिसोदिया के साथ हो गया। इधर जयमल मारा गया। संग्राम सिंह कहाँ रह रहे हैं विद्यार्थियों? अजमेर में, श्रीनगर अजमेर में करमचंद पवार के यहाँ। आगे अब आगे हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु कैसे होती है विद्यार्थियों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आप आगे बढ़ते हैं फिर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने विद्यार्थियों। चलिए आगे देखते हैं, अगली स्लाइड आपके सामने है। देखिए हमने देखा था कि इनकी एक बहन थी, पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी जिसका नाम था आनंदीबाई। और आनंदीबाई का जो विवाह था वो हुआ था किसके साथ? जगमाल देवड़ा के साथ। बुरा आदमी था जगमाल देवड़ा, सिरोही का था। और ये जो है आनंदीबाई को परेशान करता था, ये आनंदीबाई को परेशान करता था। आनंदीबाई तंग थी, मारपीट किया करता था जगमाल देवड़ा। इस बात को लेकर आनंदीबाई बड़ा परेशान थी। एक दिन क्या हुआ, आनंदीबाई ने अपने भैया से शिकायत कर दी जगमाल देवड़ा की। ऐसे से कहा कि भैया पृथ्वीराज से शिकायत कर दी और ये कहा कि ऐसे से ये जगमाल देवड़ा मुझे परेशान करता है और ये पीटता भी है मुझे। जब ये बात पृथ्वीराज को पता चली और पृथ्वीराज आता है, सिरोही आता है और सिरोही आकर जगमाल देवड़ा से कहता है कि आज के बाद अगर तूने हाथ भी लगाया ना मेरी बहन को तो तेरी टांग टूट दूंगा। आज मतलब धमकी देने लगा उसको। अब बड़ा डांकी टाइप का आदमी था पृथ्वीराज सिसोदिया, बड़ा हट्टा कट्टा। तो जगमाल देवड़ा इस बात से डर गया और ये कहा कि कैसी बात कर रहे हो आप बोलो और मैं ना मानूं। आज के बाद आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। मतलब शांत तरीके से, बिल्कुल सीधे स्वभाव से जगमाल देवड़ा ने पृथ्वीराज सिसोदिया को शांत कर दिया। और जैसा जैसा पृथ्वीराज कहता गया वैसा वैसा जगमाल देवड़ा ने मान लिया। शाम का सा समय हो रहा था। पृथ्वीराज सिसोदिया को लगा कि जगमाल देवड़ा समझ ही गया है तो फिर लड़ाई करने से कोई मतलब ही नहीं है। पृथ्वीराज सिसोदिया वापस आने लगते हैं। जैसे ही वापस आने लगता है तो जगमाल देवड़ा कहता है कि खाना वगैरह तो खा के जाओ। उनकी खाना नहीं खाना, अब हम चल के वहीं जाके खाएंगे। नहीं माना तो नाश्ता करके चले जाओ, फिर भी नहीं माना। उसने कहा पैक करवा दो। जब पृथ्वीराज कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं। उसने कहा आपकी बहन ने लड्डू बनाए, उनको दे दूँ, आपके लिए बनाए। पृथ्वीराज को लगा कि अब बहन नहीं बनाए तो चलो दे लेते। जगमाल देवड़ा क्या करता है, पृथ्वीराज सिसोदिया को लड्डू दे देता है। अब रास्ते में क्या करता है, पृथ्वीराज को लगा कि भूख लग रही है तो क्यों ना जो बहन ने लड्डू दिए उन्हें ही खा लो। पृथ्वीराज उन लड्डुओं को खाता है और उन लड्डुओं में चूंकि जगमाल देवड़ा ने विष मिलाया हुआ था, जहर मिलाया हुआ था, और वो विष के लड्डू खाने से विष के लड्डू खाने से विद्यार्थियों पृथ्वीराज सिसोदिया की रास्ते में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जगमाल देवड़ा द्वारा दिए गए विष के लड्डू खाने से पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से पृथ्वीराज सिसोदिया जो था, उड़ना राजकुमार जो था, वो मारा जाता है। और इनकी जो छतरी है, 12 खंभों की इनकी छतरी बनी हुई है विद्यार्थियों। कहाँ बनी हुई है, ध्यान रखने वाली बात है, कुम्भलगढ़ दुर्ग में। कुम्भलगढ़ दुर्ग हमने पढ़ा था, कुम्भा ने निर्माण करवाया था, राजसमंद जिले में स्थित है। कुम्भलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है, कुम्भलगढ़ में बनी हुई है। तो ये विद्यार्थियों ये प्रसंग था कि किस तरह से पृथ्वीराज सिसोदिया मारा जाता है, जगमाल देवड़ा विष के लड्डू दे देता है। उससे पहले एक और बात, पृथ्वीराज सिसोदिया जो था, हमने पढ़ा था कि टोडा के शासक लल्ला खां पठान को पराजित किया था और लल्ला खां पठान को पराजित करने के बाद सुल्तान सोलंकी ने उसकी अपनी पुत्री तारा का विवाह इनके साथ किया। अब तारा को लेकर एक दिन घूमने गए, तारा को लेकर पृथ्वीराज सिसोदिया एक दिन घूमने गए, और घूमने गए थे अजमेर विद्यार्थियों। अजमेर में एक दुर्ग है अजयमेरु दुर्ग। हम चौहान डायनेस्टी पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे कि अजयमेरु दुर्ग के बारे में। तो अजयमेरु जो दुर्ग है यहाँ घूमने गए अजमेर, बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ था। अब खंडर पड़ा हुआ था, तारा वहाँ घूमने गई और वो अजमेर के मच्छर तारा को परेशान करके रख दिया।
इस बात से नाराज तारा ने कहा कि कहाँ ले आए मुझे घुमाने के लिए खंडर में। पृथ्वीराज कहता है कि अब ये खंडर तुझे खंडर लग रहा है तो मैं इस खंडर की रूपरेखा ही बदल दूंगा। और तारा के कहने पर पृथ्वीराज सिसोदिया क्या करता है, उस अजयमेरु दुर्ग का जीर्णोद्धार करवा देता है कि आज से मैं इसको बढ़िया तरीके से बनवा रहा हूं जिससे तू कभी भी आए तुझे इस तरह से परेशान न होना पड़े। और जीर्णोद्धार करवा देता है और उसका नाम तारागढ़ रख देता है विद्यार्थियों। पहले अजयमेरु दुर्ग था, अब नाम क्या कर दिया, अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ कर दिया। तो ये तारागढ़ जो दुर्ग है अजमेर का, ये पृथ्वीराज सिसोदिया ने जीर्णोद्धार करवाया, उसके बाद तारागढ़ पड़ा। पहले नाम क्या था, अजयमेरु दुर्ग विद्यार्थियों। तो ये तारागढ़ के बारे में था विद्यार्थियों। उसके बाद हमने देखा ही था कि पृथ्वीराज इस तरह से मारा जाता है। तो अब जो प्रमुख पुत्रों की जो लड़ाई थी राजा बनने की, वो सब वीर गति को प्राप्त हो गए। पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल मारा जाता है। संग्राम सिंह उधर कहाँ है, करमचंद पवार के यहाँ, करमचंद पवार के यहाँ श्रीनगर अजमेर में रह रहा है। इधर 1509 ईस्वी का वो समय आता है जब रायमल की मृत्यु हो जाती है। रायमल की मृत्यु का समाचार सांगा को मिलता है और सांगा को यह भी सूचना पहले ही मिल चुकी थी कि अब पृथ्वीराज भी नहीं रहा और जयमल भी नहीं रहा, तो अब मेरा रास्ता क्लियर है, अब मैं जा सकता हूं और जाकर राजा बन सकता हूं। तो रायमल की मृत्यु जब हुई तो अब अगला राजा कौन बनेगा विद्यार्थियों, संग्राम सिंह। अगला राजा कौन बना, संग्राम सिंह। और ये संग्राम सिंह वही है जो इतिहास में सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा। 1509 ईस्वी में सांगा का राज तिलक किया जाता है विद्यार्थियों और एक महान शासक के रूप में सांगा उभरे, जिनका जीवन युद्धों के लिए जाना जाता है। 80 घाव वाला वो शासक। पहला घाव तो हमने देखा था कि आंख फोड़ दी थी, बचपन में ही इनकी आंख फोड़ दी थी विद्यार्थियों, तो पहला घाव तो वहीं लग गया था। आगे पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरह से सांगा ने युद्ध लड़े। सांगा का जीवन विद्यार्थियों युद्धों के लिए जाना जाता है। इतने युद्ध लड़े जीवन में कि पूरा जीवन युद्धों में समर्पित कर दिया। मेवाड़ के लिए, अपने देश के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था विद्यार्थियों महाराणा सांगा ने। तो एक प्रमुख राजा है विद्यार्थियों। जिस तरह से हमने कुंभा पढ़ा था, एक महान शासक, बड़ा शासक पढ़ा था, उसी प्रकार से एक अगला जो शासक है वो है महाराणा सांगा। रायमल के बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं थी विद्यार्थियों, लेकिन सांगा के बारे में खूब बातें हैं, खूब पढ़ेंगे हम आराम से। जितना है सांगा उस सब के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है विद्यार्थियों तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके बता सकते हैं। हम आपकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। वीडियो में बने रहिए विद्यार्थियों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यार्थियों। अगली वीडियो आपको जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।